हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिमी। माय नेम इज़ सुमित सौरभ। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेट्स के बारे में, सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो कि उसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स वगैरह क्वेश्चंस वगैरह हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन करके रखा है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। इसमें जस्टिफाई करना है ये सेट है या नहीं। तो पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, सेट क्या है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स। तो वेल डिफाइंड का मतलब मैंने बताया था जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे, मतलब जो एक पर्सन के लिए कलेक्शन हो वही दूसरा पर्सन के लिए भी सेम कलेक्शन होना चाहिए। तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। तो अगर मैंने डेफिनेशन के तौर पे अगर इसे समझाऊं तो अगर दो पर्सन ले, राम और श्याम अगर दो पर्सन हैं, दोनों को बोला जाए कि आप दोनों कलेक्शन निकालिए मंथ्स का एक साल के अंदर, जो कि स्टार्ट होते हैं मंथ्स के नाम जे से। तो दोनों के लिए जो मंथ्स के नाम होंगे वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही सब होंगे दोनों के लिए। तो दोनों के लिए एक ही डिफिनीशन है मंथ्स का, जो कि एक ईयर के अंदर जो भी मंथ्स आते हैं तो जे से स्टार्ट होने वाले राम के लिए भी सेम होंगे और श्याम के लिए भी सेम होंगे। ठीक है, इसलिए ये सेट के अंदर आ जाएगा। दिस इज़ अ सेट, क्योंकि कलेक्शन वैरी नहीं कर रहा है, पर्सन टू पर्सन अलग नहीं हो रहा है। जैसे राम के लिए भी उस कलेक्शन में जनवरी आएगा, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल में जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त नहीं आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सिर्फ ये 3 मंथ्स आएंगे जो कि दोनों के लिए आएंगे। तो दोनों पर्सपेक्टिव में चेंज नहीं हो रहा है कलेक्शन। राम के लिए भी जनवरी, जून, जुलाई, यही 3 जे से मंथ स्टार्ट होने वाले रहेंगे और श्याम के लिए भी सेम रहेंगे। तो कलेक्शन वेरी नहीं किया, इसका सीधा सा मतलब है ये एक सेट है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। टैलेंट को कहीं से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई टैलेंट अगर आपके सामने में दिख रहा है तब आप उसको माने हाँ काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन कोई टैलेंटेड बंदा बैठा हुआ है अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है वो टैलेंटेड नहीं हो सकता। तो टैलेंट को आप कहीं मेज़र नहीं कर सकते हैं, या टैलेंट को एज ए प्रिंसिपल कहीं फिक्स नहीं कर सकते हैं, या टैलेंटेड लोग अलग अलग आदमी के नज़र में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे वही राम श्याम का एग्जांपल मैं लेता हूँ। राम के लिए 10 टैलेंटेड लोग अलग हो सकते हैं, श्याम के लिए 10 टैलेंटेड लोग अलग हो सकते हैं। श्याम अपने नियर बाई में जो लोग देखेगा उनमें से उससे ज़्यादा लोग टैलेंटेड होंगे, वो उन्हें 10 टैलेंटेड लोग मान सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका कलेक्शन वेरी कर गया। जब कलेक्शन वेरी कर जाता है तब वो सेट के कैटेगरी में नहीं आता है, तो ये सेट नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो सेट नहीं है क्योंकि इसमें कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें कलेक्शन वेल डिफाइंड है क्योंकि दोनों के लिए वेरी नहीं कर रहा। अब तीसरा क्वेश्चन आते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें बोल रहा है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन्स। कंडीशन सेम आ गया। एक तरह से ये भी एक टैलेंट ही है, क्रिकेट खेलना भी एक टैलेंट है। हर आदमी के नज़र में अलग अलग क्रिकेटर्स बेस्ट हो सकता है। कोई किसी को अपना आइडल मानता है। जैसे अगर राम बोलेगा मेरा आइडल सचिन तेंदुलकर है, सबसे ऊपर वही रहेगा मेरे लिए, चेंज नहीं हो सकता है उसका प्लेस कहीं भी। वही अगर श्याम आ गया, श्याम बोलेगा नहीं धोनी मेरे लिए सबसे बेस्ट आइडल है, वही रहेगा मेरे लिए सबसे ऊपर। तो दो पर्सन के अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो गया। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक सेट नहीं है। अब आते हैं चौथे पे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। जैसे एक क्लास है
उसी क्लास में राम भी पढ़ता है, श्याम भी पढ़ता है। तो उन्हें बोला जाएगा कि अगर कलेक्शन निकालना है तुमको अपने ही क्लास का बॉयज़ का कलेक्शन निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी बॉयज़ होंगे, राम होगा, श्याम तो होगा ही, उसके बाद और हो सकता है रवि हो सकता है, रोहन हो सकता है, तो जितने भी बॉयज़ ये तो फिक्स हो गए क्लास के अंदर। तो राम के लिए भी सेम नंबर ऑफ बॉयज़, अगर 10 लड़के हैं क्लास में तो 10 ही होंगे, श्याम के लिए भी 10 होंगे। और सेम नंबर ऑफ बॉयज़ और अलग अलग बॉयज़ जो भी होंगे, तो दोनों के लिए सेम आ रहा है, तो कलेक्शन फिक्स्ड है एक तरह से, दोनों के वेरी नहीं कर रहा है उनका कलेक्शन, तो ये होगा एक सेट। तो डिफिनीशन के तौर पे ही ये सारा एग्जाम्पल क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको एप्सिलॉन साइन का यूज़ करना है। पिछले क्लास में मैंने बताया था एप्सिलॉन एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। मतलब जनरली ये एलिमेंट्स के लिए जो होता है, कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है उस चीज़ से रिलेटेड। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन देखिए, एक सेट दिया है ए, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब पूछ रहा है 5 और ए का क्या रिलेशन है। ठीक है, 5 देखिए इस सेट में है 5, तो 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, बिलोंग्स टू का सिंबल हम सब क्या यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, एप्सिलॉन। तो 5 बिलोंग्स टू ए। वैसे ही 8 एलिमेंट है या नहीं इसका, नहीं है एलिमेंट, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसा ही एग्जाम्पल 5 देखेंगे, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 10 नहीं है एलिमेंट में, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे बस बिलोंग्स टू का यूज़ कैसे करते हैं जनरली वो बताया जा रहा है, और डज नॉट बिलोंग्स टू का। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछ रहा है आपको रोस्टर फॉर्म में बताना है। आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखते हैं, क्वेश्चन 1 बोल रहा है ए एक सेट है, x इज़ एन इंटीजर एंड x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। ठीक है, तो हम सब ए बनाते हैं एक सेट। इसमें एलिमेंट्स क्या बता रहा है, x एक इंटीजर है और x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, +7 से छोटा होगा और -3 से बड़ा होगा। -3 से बड़ा कौन सा इंटीजर, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये सारे इसके एलिमेंट्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। बी एक सेट दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, बी का एक्सप्लेनेशन यहाँ करता हूँ मैं। बी को क्या बोल रहा है, x इज़ ए नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन होना चाहिए 6 के। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड 5। लेस देन 6 बोल रहा है, इक्वल टू नहीं दे रहा है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट हो गया इसके से 1 3 4 2 5, क्योंकि अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मतलब किसी एलिमेंट्स आपका सेम होना चाहिए। आपको ये मैटर नहीं करता है वो कौन सा पहले लिखा है कौन सा बाद में लिखा है। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन में। पूछ रहा है सी एक सेट है, उसका एक्सपेंशन दिया हुआ है x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8।
ठीक है। सी हम सब एक सेट माने जो कि दिया हुआ है नीचे, बोला x इज़ ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है। 2 डिजिट नंबर सच डैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब अगर इसका एक्सप्लेनेशन ये बाद में करेंगे, यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर 10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया 10 डिजिट, ये हो गया यूनिट डिजिट, तो दोनों का सम एक आया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, मतलब 10a प्लस बी, क्योंकि ये 10 डिजिट पे है, तो a प्लस बी आपको 8 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा नंबर आएगा, 2 डिजिट नंबर। चलिए सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इसको भी 4 ले लेते हैं, तो एक नंबर आ जाएगा 44, दोनों का सम 8 हो गया। ये एक माइनस करेंगे 3, ये एक प्लस करेंगे 5, ये भी 8 हो गया, ठीक है। एक आएगा 26, इसका भी दोनों डिजिट का एडिशन हो गया 8, एक आएगा 17, ठीक है। इसको अगर कम करते जाए, इसको अगर 3 कर दें तो क्या हो जाएगा 53, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स 8 हो गया। फिर आएगा 62, 71, 71 के बाद 8, 0, ठीक है। 0 हम सब नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो सिंगल डिजिट हो जाएगा, ठीक है। 80, तो ये सारे नंबर्स सबका यूनिट डिजिट और 10th डिजिट का सम 8 है, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे इस सेट के अंदर, सेट सी। और इसमें से ये तो मैंने समझाने के लिए जनरली बताया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा इस यूनिट में, एक्सरसाइज में, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको और इजी वे में भी लिख सकते हैं आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 के साथ 7 जुड़ेगा तो 8 हो गया, 2 के साथ 6 जुड़ेगा 8 हो गया, 3 के साथ 5 जुड़ेगा 8 हो गया, ऐसे ही 44, फिर 53, 62, 71 एंड 80, ठीक है। ये अरेंज्ड वे में, मैंने उसमें 20 से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसी में जनरली बच्चे लोग काफ़ी फंसते हैं क्योंकि थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन सब है ये सब। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब जनरली हम लोग को इसमें प्रिंसिपल लिखना है। जैसे कोई सेट दिया हुआ है, जैसे यही सेट दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, ये किस प्रिंसिपल पे लिखा गया है, वो प्रिंसिपल हम सबको जनरली उस सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना रहता है। तो प्रिंसिपल का तरीका लिखने का अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल का जो मोटो या एक तरह से जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे एनसीईआरटी बुक में ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है ये शायद गलत लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं पहले ब्रैकेट्स के बारे में बता देता हूँ। तो अगर ब्रैकेट्स के बारे में बात करते हैं तो ब्रैकेट्स 3 टाइप के होते हैं, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इन तीनों ब्रैकेट का जनरली अलग अलग मतलब है। अगर हम नंबर लाइन से अगर स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर लाइन, ये रियल नंबर लाइन का एक नंबर लाइन है जिसमें सारे रियल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं क्लोज ब्रैकेट में कोई नंबर लिख दूं,
जैसे मैं लिख लिया 2 to 4, ठीक है। इसके हिसाब से, क्लोज ब्रैकेट्स के हिसाब से, अगर यहाँ 2 दिया है और यहाँ 4 दिया है तो 0.2, 0.4 ये दोनों इंक्लूड होंगे। ये क्लोज कर दिया, इसका ये मतलब होता है इक्वल टू। इसको अगर ओपन करूं मैं, अगर x कोई नंबर है जो कि 4 के अंदर और 2 के अंदर बिलोंग कर रहा है और उसके इक्वल भी होना चाहिए, मतलब x लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि ये 2 पॉइंट और ये 0.4, इन दोनों के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे, चाहे वो रेशनल नंबर्स हों, डेसिमल्स नंबर्स हों, इंटीजर्स हों, कोई भी नंबर, एक तरह से 2 पॉइंट के बीच में कोई भी नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये दोनों इंक्लूडेड है और इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उसको ये डिनोट करता है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अगर मैं ओपन ब्रैकेट की बात करूं तो ओपन ब्रैकेट के कंडीशन में यहां लिख देता हूं क्लोज ब्रैकेट, अगर मैं ओपन ब्रैकेट की बात करूं, सेम नंबर लिख रहा हूं मैं, ये 2 और ये 4, ठीक है। ये 0.2 बनाया मैंने और ये 0.4 बनाया, ठीक है। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, इन दोनों के बीच में सिर्फ, इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है और 4 भी इंक्लूडेड नहीं है। इसको अगर ओपन करेंगे इस टर्म में तो ये आता है x नॉट इक्वल टू, इसका ये मतलब हुआ 2 से 4 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स आएंगे, रियल नंबर्स में डेसिमल, रेशनल, इरेशनल सारे आ जाएंगे, तो 2 और 4 के बीच में जो भी रियल नंबर आएंगे वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 2 और 4 नहीं होना चाहिए। ओपन ब्रैकेट का यही मतलब होता है कि 2 और 4 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब तीसरे ब्रैकेट के लिए अगर हम बात करें, कर्ली ब्रैकेट जनरली सेट के रिप्रेजेंटेशन में यूज होता है, ठीक है। अगर इसमें ही मैं 2 और 4 लिख दिया, ठीक है, इसका सीधा सा कंडीशन है, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे x के टर्म में, इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, इसका सीधा सा कंडीशन है यही, ठीक है। इस कंडीशन में कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं सिर्फ वही आएंगे। अगर नंबर लाइन की मैं बात करूं, इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट मैं करूं तो 0.2, 0.4, बस 2 टर्म, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके बीच का भी नहीं, नथिंग, ना आगे ना पीछे, ओनली 2 और 4। कर्ली ब्रैकेट का सीधा सा मतलब, जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे एलिमेंट्स सिर्फ सेट के वही एलिमेंट्स होंगे, ना कि इसके बीच वाले या आगे पीछे कुछ भी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कर्ली ब्रैकेट्स के बारे में, उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है पहले से ही, एन टर्म, कैपिटल एन टर्म में डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर्स, 1 2 3, जनरली इनफाइनाइट है नेचुरल नंबर, तो ये 3 डॉट दे दिए हैं। एग्जैक्ट पूरे नेचुरल नंबर्स को लिख नहीं सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। वही हो गया होल नंबर, होल नंबर में 0 ऐड हो जाएगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है।
इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, उसको भी डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से कहा है, ठीक है। क्यू होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जनरली इसको बोलते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। p एंड q इंटीजर्स हैं। p एंड q नॉट इक्वल टू 0। p बाई क्यू के टर्म में मतलब जितने भी फ्रैक्शंस वगैरह होंगे सब इसके अंदर आ जाएंगे, डेसिमल नंबर्स हो गए जो सब इसके फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारा नंबर्स नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि 1 और 2, अगर ये दो नेचुरल नंबर मैं बोलूँ 1 और 2, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आप कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है जो आपका एलिमेंट है वही लिखा जाएगा। तो अगर रेशनल नंबर्स का एलिमेंट बस 2 पॉइंट के बीच में ही इनफाइनाइट है तो आप इनफाइनाइट तो लिख नहीं सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप इसको जनरली डिनोट नहीं कर सकते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सेट के रिप्रेजेंट, ये सेट मान लिया जाता है कि ये रेशनल नंबर्स का सेट है, ठीक है। वैसे ही रियल नंबर के लिए होता है, क्योंकि नंबर लाइन पे भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो उसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिनोट नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को हमसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। 3, 6, 9, 12। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए एक प्रिंसिपल चाहिए होता है हम लोगों को। अब इसी में एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे। एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12। देखने पे ही लग रहा है ये सारे 3 के मल्टीपल हैं, तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं, सपोज कर सकते हैं ये कहते हैं लेट ए कोई सेट है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है हम लोगों को। एक सेट मान लिए और इसमें दिख रहा है ये 3 का मल्टीपल्स है, ठीक है। x कॉलन x क्या है, 3 का मल्टीपल है। x इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं आप 3n, ठीक है। एंड n क्या है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। एंड n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, अगर 3n दिया हुआ है x तो n होगा 1, 2, 3, 4। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। यह आपका आ गया मैथमेटिकल फॉर्म में सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको एक और तरीके से काफ़ी तरीक़ों से लिख सकते हैं आप लोग। अगर एक और दूसरा तरीका बताऊं मैं, तो x is मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। x मल्टीपल ऑफ 3 है एंड x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। x एक नंबर है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। x होना चाहिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि इक्वल टू दे दिया मैंने। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 12। और एक और चीज़ हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी नंबर्स आते हैं। x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको आप
इस टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है हमें टेबुलर फॉर्म 2, 4, 8, 16, 32। इसमें आप इमेजिन करेंगे, देखेंगे इसमें तो ये 2 का मल्टीपल है या पावर आप कह सकते हैं। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16। तो आप अगर इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, मान लेते हैं ये बी सेट है, y सपोज कर लेते हैं, आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, y सपोज कर लिए, y इज इक्वल टू 2 का पावर n, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से 5 तक, क्योंकि 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16 एंड 2 का पावर 5 32। तो n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, एंड n आपका वेरी कर रहा है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। इसको आप दूसरे प्रिंसिपल के साथ भी लिख सकते हैं। वर्ड फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने, n इज़ ए नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 6 है, ठीक है। तो उसका टेबुलर फॉर्म यही आ गया 2 4 8 16 एंड 32। तो आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखने से ही लग रहा है ये 5 का स्क्वायर है। 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625, ठीक है। मान लेते हैं C एक सेट है, इसको अगर डिनोट करेंगे हम, ये लेते हैं एक्स वाई ले लिए थे, Z ले लेते हैं, Z, और Z का प्रॉपर्टी क्या है इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, Z क्या है, Z इज इक्वल टू 5 का पावर n, और n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, पावर 1 से कहाँ तक, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, C एक सेट ले लिया हमने जो कि इसके Z इज इक्वल टू 5 का पावर n, और n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 to 4 लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक और टर्म लिखना पड़ेगा, n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है हम लोगों को एलिमेंट्स फाइंड करना है, हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 1 पे। क्वेश्चन 1 बता रहा है एक सेट दिया हुआ है, मान लिया गया है x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर तो काफ़ी सारे होंगे, ठीक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखते हैं। x क्या है, एन ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 1 3 5 7 और ये आगे इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। फेसबुक में तो आप लोग दे देते हैं 3 से ज़्यादा डॉट 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 डॉट, उतना नहीं देना है, बस 3 डॉट काफ़ी है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, x क्या होना चाहिए, x इज़ एन इंटीजर, ठीक है। इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। बोल रहा है x इंटीजर है और किसके किसके बीच में लाई करना चाहिए, -1/2 से
9/2। ठीक है, अब इसको नॉर्मली नंबर लाइन से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया 0, यहाँ से +1 2 3, ये आगे तक जाएगा -1 -2 -3, और ये भी आगे तक जाएगा -∞ से +∞। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, -1/2। ठीक है, 0 और -1 के बीच में लाई करता है -1/2। ठीक है, क्योंकि -1/2 में आप -1/2 ऐड कर दिए तो क्या आएगा, -1 -1, तो ये आ गया -2/2, जो कि आ गया -1। ठीक है, तो 0 से -1 के बीच में लाई कर रहा है -1/2। तो हम लोग को इंटीजर लेना है सिर्फ, तो इंटीजर हमारा 0 हो गया, एक एलिमेंट आ गया हमारा। कहाँ से कहाँ तक, 9/2 से। x -1/2 से लाई कर रहा है 9/2 के बीच में। ठीक है, 9/2 कहाँ पे आएगा जनरली, 9/2 क्या हुआ, 4.5 कह सकते हैं आप लोग। ये आएगा 4 से आगे 4.5, हम लोग को लेना है इंटीजर। ठीक है, तो इस कंडीशन में आगे का टर्म आ गया हमारा 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कोई भी समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जनरली मैं ये 3 ही एग्जांपल लिया हूँ समझाने के लिए। अगर एनसीईआरटी के 1.1 एक्सरसाइज में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आगे बता दिया जाएगा आपको। तो आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x क्या होना चाहिए, x इज़ एन इंटीजर। ठीक है, इसमें भी इंटीजर है, और x² इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम सब रिजॉल्व करेंगे, या जनरली ले लेते हैं x² -4, एक इक्वेशन ये आ जाएगा। ठीक है, x² इज़ लेस देन 4, एक इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन आएगा, एक आएगा -2 एंड एक आएगा +2। ठीक है, जो कि इक्वल होगा। हम सबको इसका दो एलिमेंट मिल गया, इंटीजर भी है दोनों। अब ये देखिए, x² इज़ लेस देन 4। ठीक है, तो x² तो x² को इक्वेट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -2 से 2 के बीच में। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका जो स्क्वायर है, x का जो स्क्वायर है वो 4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0 ऑब्वियसली, 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 या -2, ये सारे इंटीजर्स को ही लेना है हम लोगों को। ठीक है, -2 का स्क्वायर भी 4, और दूसरा कंडीशन 2 का स्क्वायर भी 4। 2 कंडीशन दिया हुआ है, इक्वल भी होना चाहिए और उसके अंदर भी आना चाहिए। मतलब कौन कौन सा इंटीजर आया, 0 आ गया, 0 का स्क्वायर लेस देन 4, -1 आएगा, +1 आएगा, -2 उसका स्क्वायर। यहाँ ये 2 चीज़ तो आएगा ही, ये तो गारंटी है। ठीक है, 2। ठीक है, ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मैचिंग करना है रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म का। इधर हमारा सारा
रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है या टेबलर फॉर्म लिखा हुआ है, इधर उसका सेट बिल्डर या प्रिंसिपल नोटेशन दिया हुआ है उसका, ठीक है। हम सब सेट बिल्डर फॉर्म से जनरली रोस्टर फॉर्म निकालते हैं, कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, x इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीज़र ऑफ 6, ठीक है। प्राइम नंबर हम लोगों का जो कि 6 का डिवीज़र है, मतलब जो 6 को डिवाइड कर देगा आसानी से, ठीक है। तो प्राइम नंबर 2 और 3 हो गया, 6 को आराम से डिवाइड कर सकता है। 6 प्राइम नंबर में नहीं आता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है लेकिन प्राइम नंबर में नहीं आएगा। तो A इससे मैच कर गया, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। नेचुरल नंबर ऑड भी है, 1, 3, 5, 7 एंड 9, 10 से कम भी है। तो B हो गया इसका मैचिंग, ये B से मैच करेगा। अब तीसरे पे आते हैं, C पे, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6। इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ था, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसमें क्या दिया था, प्राइम नंबर होना चाहिए जो कि 6 का डिवीज़र होगा। इसमें बोल रहा है नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 6 भी आता है, तो 1, 2, 3 एंड 6। 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो जो C का जो आ गया, ये आ गया, ये इससे मैच करेगा। और ये काफ़ी आसान है। जनरली लेटर्स कोई भी सेट में कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं करता है, ये एलिमेंट्स कोई भी रिपीट नहीं होता है, इसलिए इसमें पूरा मैथमेटिक्स नहीं लिखा है। लेकिन मैथमेटिक्स वर्ड जो है उसका लेटर इसी से बनेगा, इन सारे एलिमेंट से। तो ये हो गया D का मैचिंग, ठीक है। इस यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हैं और ईमेल भी भेज सकते हैं हमें, ठीक है। लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू।